एक नया टॉपिक, चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म। क्लास 10th में जो चल रहा है हमारा सीरीज, उसमें हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, मतलब फेडरलिज्म को कैसे भारत में आगे बढ़ाया गया और किन किन फैक्टर्स ने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। मतलब इसमें फर्स्ट लाइन में लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें लिखी हैं ज़रूरी नहीं है कि वो सभी के सभी इम्पोर्टेंट हो फेडरलिज्म को आगे बढ़ाने के लिए, या वो पूरी पूरी तरह से ज़रूरी हैं। इफ़ द फेडरल एक्सपेरिमेंट हैज सक्सीडेड इन इंडिया, it is not merely because of clearly laid out constitutional provisions। मतलब इसमें ये बताया गया है, it is not merely because of the clearly laid out constitutional provision, मतलब पूरी तरह से संविधान में दिए हुए प्रावधानों के अनुसार फेडरलिज्म को आगे नहीं बढ़ाया गया है भारत में। द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। यानी कि हमारे देश का जो लोकतांत्रिक ढांचा है, उसकी वजह से फेडरलिज्म को आगे बढ़ने में मदद मिली है। जो स्ट्रक्चर है हमारे देश का, जो डेमोक्रेटिक, यानी कि डेमोक्रेटिक का मतलब हो गया लोकतांत्रिक स्ट्रक्चर है, उसकी वजह से फेडरलिज्म को आगे बढ़ाने में मदद मिली है। दिस एंश्योर दैट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर बिकम शेयर आइडियाज इन आवर कंट्री। मतलब फेडरलिज्म को क्यों लाया गया है? क्योंकि हमारा एक देश जो है वो एक विशाल देश है, बड़ा देश है, जहाँ पर हर धर्म, जाति और अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं। उनकी रहने के, बोलने के तरीके अलग अलग हैं, तो उन सभी की भावनाओं को सम्मान करते हुए, ठीक है, हमने अपने देश में फेडरलिज्म को चुना था। यानी कि हमारे जो मतलब नेता थे उस टाइम के, उन्होंने फेडरलिज्म को चुना था और उस सभी को आगे बढ़ाने के लिए अपना अपना आइडियाज और इम्पोर्टेंस रोल प्ले किया था। लेट अस लुक एट अ सम ऑफ द मेजर वे इन विच दिस हैपेन। और हम आगे देखते हैं कि किस तरह से ये संभव हो पाया था फेडरलिज्म हमारे देश में। तो सबसे पहले इसमें बताया गया है लिंग्विस्टिक स्टेट। लिंग्विस्टिक स्टेट का मतलब होता है कि हम आज जो मैप देख रहे हैं अपने इंडिया का, आपके सामने है, इसमें दिखाया गया है इंडिया पॉलिटिकल 2013। तो इसमें ये आप मैप देख रहे हैं, एमपी, यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, असम, नागालैंड, मिजोरम, ये सब देख रहे हैं, केरला। ये आज जो मैप है ऐसा 1947 में नहीं था। तो 1947 में कैसा था वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है मैसूर, हैदराबाद, सेंट्रल प्रोविंस, गुजरात, ठीक है, राजपूताना, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार, उड़ीसा, इस तरह से मतलब राज्य हुआ करते थे। पंजाब, ये सब क्या है, राज्य हुआ करते थे। मद्रास, जो आज नहीं हैं, जो पहले थे। ये 1947 का मैप है आपके सामने। तो इसमें क्या बदलाव हुआ, कि बदलाव इसमें ये हुआ, मैं आपको इसमें समझा देता हूँ। लिंग्विस्टिक स्टेट्स, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो मतलब उसमें जो पुराने राज्य थे, अब उनको कैसे नए राज्यों में बदला जाए, तो एक रिपोर्ट थी, उसके बेसिस पर हमारे देश के राज्यों को भाषा के आधार पर, लिंग्विस्टिक मतलब भाषा के बेसिस पर, लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइड करना शुरू किया। ठीक है, तो इसमें शुरुआत में तो ये देखा, सोचा और देखा लोगों ने कि अगर हम भाषा के आधार पर अपने देश को डिवाइड करेंगे या अलग अलग राज्य बनाएंगे, तो लोगों के अंदर एक समस्या क्रिएट हो जाएगी और वो अपनी अपनी भाषा के ही राज्यों को इम्पोर्टेंस देंगे, दूसरे अन्य राज्यों को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। पर इसके अपोजिट में रिजल्ट आने शुरू हुए कि जब हमने भाषा के आधार पर, यानी कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स की फॉर्मेशन करना शुरू किया देश के अंदर, सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था। तो उसमें ये पाया गया कि ये जो यूनिटी है, हमारे देश की जो यूनिटी है, वो पहले से और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। ठीक है, इसमें लिखा है द स्टेट हैव एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड। और उन सभी स्टेट्स ने क्या किया कि जो देश को और ज़्यादा यूनाइट करने में मदद किया। इसमें आगे यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से मतलब लैंग्वेज के अलावा और भी कई चीज़ें हैं जो हमारे देश में यूनिटी का काम कर रही हैं। इसमें लिखा है कि सम स्टेट्स वर क्रिएटेड, इसमें साफ साफ लिखा है सम स्टेट्स वर क्रिएटेड
not on the basis of language but to recognize differences based on culture, ethnicity और geography। यानी कि कुछ राज्य ऐसे हैं कि उनको लैंग्वेज के बेस पे नहीं बनाया गया है, उनको उनकी कल्चर और ज्योग्राफी यानी कि भौगोलिक स्थिति के आधार पर और वहाँ पे रहने वाले लोगों के कंडीशन के आधार पर बनाया गया था, जिसमें आपके नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड जैसे राज्य हैं। तो ये लिंग्विस्टिक पहला पॉइंट इसमें बताया गया था कि हमारे देश में फेडरलिज्म कैसे आया। तो सबसे पहले लोगों से मतलब है कि हमारे देश के उस समय पे जो पॉलिटिशियंस थे उनके विचार यानी कि आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट किया गया। तो उनका आइडिया ये रहा कि लैंग्वेज के बेस पे अगर हम कंट्री का डिवीज़न करते हैं तो हम ये पाएंगे कि हमारा देश और ज़्यादा मजबूत यूनाइट यानी कि एकता आएगी हमारे देश के अंदर। ठीक है, तो यही बात इस पूरे पैराग्राफ में बताई। पर कुछ राज्य ऐसे हैं, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनको हमने लैंग्वेज के बेस पे ना डिवाइड करते हुए किसके बेस पे डिवाइड किया है, उनको हमने डिवाइड किया है उनके ज्योग्राफिकल कंडीशन, एथनिसिटी एंड कल्चरल कंडीशन के ऊपर बेस्ड हमने उनको डिवीजन किया है। ठीक है, इसमें साफ नीचे लिखा हुआ है तेलंगाना बिकम द 29th स्टेट्स ऑफ इंडिया ऑन द 2nd जून 2014 आफ्टर द रिकग्नाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश से अलग करके हमने एक नया राज्य बनाया है तेलंगाना। तो ये सबसे पहली बात निकल के आती है कि लैंग्वेज के बेस पे हमने कंट्री का डिवीजन शुरू किया। और इसके बाद दूसरी है लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी का मतलब है कि जिस तरह आपने देखा था कि श्रीलंका में जो लड़ाई हुई है वो सिन्हाला और तमिल के ऊपर हुई है। किसके ऊपर हुई है? सिन्हाला और तमिल के ऊपर। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।